नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। जो कुछ हुआ लेबनान में, उसके बाद बड़े सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग चकित हैं, भौचक हैं। 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल, एक बहुत बड़ी फौज मान लीजिए उसके पास, उसके जानदार लड़ाके, उस सब के बावजूद हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ था, वो आखिर कैसे मारा गया? कैसे हुआ? और इस बात को लेकर पूरा अरब विश्व तो छोड़िए, पूरी दुनिया के लोग उधेड़ बुन में लगे कि हुआ कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि ये अपनों, जिसको वो कहते हैं ना, अपनों ने ही उसको जो है वो लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वो अपना मानता था, उन्होंने गद्दारी की है। और सबसे बड़ा जो शक आ रहा है निकल के, वो आ रहा है ईरान के ऊपर। कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो गद्दार है और ईरान ने ही अमेरिका और अरब देशों मतलब खासतौर पर सऊदी अरब वगैरह जो अमेरिका के खेमे में हैं, उनके साथ मिलकर हसन नसरुल्लाह को मरवाया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ईरान के बहुत सारे काबिल फाजिल लोग, पावरफुल लोग, उनका परमाणु प्रोग्राम का जो चीफ था, उन सबको भी तो इसराइल ने मारा था। ईरान के तो बड़े बड़े नेता मारे गए हैं। तो क्या उसके बावजूद ईरान अमेरिका का और इजराइल का साथ दे रहा है? ये पूरी दुनिया के लिए अचरज की बात है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के जानकार लोग हैं, वो इसको लेकर बहुत ज्यादा चकित नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं प्रमोद पाहवा से। प्रमोद पाहवा विदेशों में भारत के लिए काम करते रहे हैं। क्या काम करते रहे हैं ये वो बताते नहीं हैं, और इसलिए उनसे कोई पूछने का फायदा भी नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान में रहे हैं, बहुत सारे देशों में रहे हैं, लेकिन जो भी काम करते थे काफी जोखिम भरा था, काफी खतरनाक था। अब वो रिटायर हो गए हैं और अलग अलग चैनलों पर इन विषयों से संबंधित इंसाइट देते हैं। ईरान के मामले हुए, अरब देशों के मामले हुए, इस्लामिक दुनिया के मामले हुए, पाकिस्तान के मामले हुए, इन पे प्रमोद पावा की काफी पकड़ है। और इसलिए वो यहाँ अब मौजूद हैं इस मंच पे। उनके साथ हम बात करेंगे, पूछेंगे कि गड़बड़ क्या हुई, और ये भी समझेंगे कि क्या वाकई हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह है। कहीं मत जाइए, अभी रुके रहिए। अभी प्रमोद पाहवा के साथ हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद पाहवा साहब। भारत के लिए, मातृभूमि के लिए काम करते थे, बहुत खतरनाक काम करते थे। पूरी दुनिया के देशों में रहे हैं, और ये जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसमें काफी समझ है आपकी। और जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, अंदरूनी ऑपरेशंस होते हैं, ये दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी सरकारें जो करते हैं, जो कहती हैं वो नहीं, जो करती हैं, उसकी आपको काफी समझ है। और आपसे बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता जो हमको इन सब मामलों के बारे में जानकारी दे सके। और पावा साहब से हम ये पूछेंगे नहीं वो क्या करते थे, क्योंकि वो बताएंगे नहीं। तो पावा साहब ये बताइए कि क्या हुआ अचानक ये एकदम ताश के पत्ते की तरह 1.5 लाख रॉकेट वाला हिजबुल्लाह भर भर आकर गिर गया? क्या हुआ होगा? सर, आपको भी जय हिंद और सभी आपके दर्शकों को भी प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सर, ऐसा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो भी हुआ और हसन नजरुल्लाह को जैसे भी उन्होंने शहीद कर दिया, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जितने भी हमारी सभ्यताएं हैं, ये कौमें हैं, सबका अपना एक स्वभाव होता है, कल्चर होता है, डीएनए होता है। जैसे हम लोगों का डीएनए, मैं खुद अपने आप के ऊपर उंगली उठा के कह रहा हूं कि हम लोग मानसिक गुलाम हैं। उसकी वजह कुछ भी रही हो, सदियों से गुलामी रही हो या कोई भी कारण रहे हो, लेकिन इस चीज को दोहराने में कोई दो राय नहीं है और कोई शर्म नहीं है कि हम जी। कथा कीर्तनों के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहबी इजलास के नाम पर तो इकट्ठे हो जाएंगे, खूब जुलूस भी निकाल जी। लेंगे, कलश लेके हमारी औरतें घूम भी लेंगी। और जो मूर्ख मूर्ख बाबा लोग होते हैं या मौलाना लोग होते हैं, उनके खुतबे भी सुनने चली जाएंगी। लेकिन जहां लॉजिकल कोई बात होगी या अपने हित की बात होगी, तो उसको वो लोग वहां 4 आदमी भी इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही ईरान है। ईरान में मैं काफी समय गुजारा, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। वहां हर ईरानी के मन में और उनकी एक सोच है कि वो दुनिया के सुल्तान हैं।
और एक सल्तनत वाली एक सोच होती है, और जब भी सत्ता को अपने सामने कोई चुनौती नजर आने लगे या उसे ये लगने लगे कि ये मुझसे बड़ा ना हो जाए कल कहीं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि हम सीधे-सीधे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये हकीकत है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी ना हो तो वो पेड़ नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी का जो हत्था लकड़ी का बना जी, होता है वो उसी पेड़ की डाल से काट के बनाया जाता है। सुना ये जा रहा है, या जो भी स्रोत हैं जिसको कहते हैं कि स्रोतों के अनुसार, हसन नजरुल्लाह के साथ जो सेकंड लाइन थी उसके दाएं हाथ थे, उन्हीं के थ्रू मालूमात हुई इजराइल को कि वो कहाँ पर है, उनकी क्या लोकेशन है, और वहां उन्होंने बंकर ब्लास्ट कर दिया जिसमें वो शहीद हो गए। जैसे शुरुआत में आप कह रहे थे कि वो आतंकवादी हैं या नहीं है, तो सर आतंकवाद की तो आज तक कोई परिभाषा तय ही नहीं हो पाई। हम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं और गोडसे को कुछ लोग देश प्रेमी भी कहते हैं। उसमें एक तो हमारी सांसद भी रही बीजेपी की, तो उसकी जब परिभाषा नहीं है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने देश के लिए और अपनी जमीन के, अपने अहम के लिए, अपनी अना के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए। हाँ, अभी हम आते हैं ईरान के ऊपर कि इसमें ईरान का क्या रोल। तो यहाँ पर रुक के चूंकि ये बात हुई है, तो आपने कहा कि वो आतंकवादी हम उनको नहीं मानते हैं। कुछ पहलू हैं जिन पे दिमाग जाता है, जैसे कि उस व्यक्ति के रहते जो आज दुनिया से चला गया, जिसने शहादत भी आप कह सकते हो अगर उसके लोगों के नजरिए से कहें, जी, उस आदमी के रहते जो इजराइल जब चाहे तब लेबनान में जाता था, चहलकदमी करके आ जाता था और जो चाहे वो उठा लाता था। मतलब आप सोचिए कि मेरा घर हो, मेरे घर में कोई दबंग पड़ोसी हो, जब चाहे घुस के आए, जो चाहे करे, जो चाहे उठा के ले जाए। वो वो रौब और रुतबा जो है इजराइल का होता था लेबनान के अंदर, उस आदमी के देश के अंदर। और हिजबुल्लाह की ताकत थी, उसके चीफ हसन नजरुल्लाह की ताकत थी कि उन्होंने अपने जीते जी, आज जान दे दी अलग बात है, लेकिन अपने जीते जी अपने देश में इजराइल को कदम नहीं रखने दिया। बहुत सारे लोगों को मेरे इस बयान पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक चीज और सोचने वाली है कि हमारी जमीन भी तो एक ताकतवर पड़ोसी दबाकर बैठा है। उन्होंने तो अपनी जमीन खाली कराई, लड़े और लड़ते रहे आखिर तक। हमारे यहाँ हमारी सरकार की तरफ से बयान आता है कि वो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, मुझसे कैसे लड़ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से देखा जाए तो जो हमारे यहाँ और जो लोग आर्थिक शक्ति कहने वाले या कोई नहीं घुसा है कहने वाले बयान पे चुपचाप बैठे रहते हैं, वो आज उसको आतंकवादी कह रहे हैं। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हिंसा जो है अब, लेकिन युद्ध जो है वो तो हिंसक ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल मेरे मन में आता है सर, वो ये आता है कि जब ये दौर शुरू हुआ, खास तौर पे लेबनान वाला, साउथ लेबनान के आसपास इसने अपनी सेनाएं जमाई पेजर के जरिए, और दूसरी वॉकी टॉकी उड़ा के उनका कम्युनिकेशन भंग किया। तो ये माना जा रहा था कि ईरान जिस तरह चेतावनियां दे रहा था कि इस बार लड़ाई अकेले नहीं होगी, 1.5 लाख अगर इसके पास रॉकेट है हिजबुल्लाह के पास, तो उधर हूती भी खड़े हुए हैं, उन्होंने भी प्रतीकात्मक एक आध मिसाइल छोड़ी, ईरान भी खड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि लेबनान की हिफाजत के लिए, लेबनान की रक्षा के लिए ये लोग कुछ ना कुछ करें। लेकिन समझ में ये आया कि अब मैं वापस उस पर जाऊंगा, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं लोग उसको, कि गाजा पट्टी जो थी, गाजा पट्टी के अंदर जिस तरह से वहां हमास ने ही मामले को उकसाया और पूरे गाजा पे आज इसराइल का कब्जा है, वो वापस जाएगा इस पे मुझे शक है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने जितना भी फैलाया फिलिस्तीन के अंदर, इसी तरह के मामलों के बाद फैलाया। वो पहले इधर से कुछ होता है, पहले वो उकसाता है, फिर इधर से कुछ होता है, इधर से कुछ होता है तो वो दमन करता है और जमीन हड़प लेता है। तो गाजा कम से कम उत्तरी गाजा तो गया ही गया। तो उस परिस्थिति में जो काम हमास ने किया था और इसराइल को मौका दिया था, वैसे ही काम आपको नहीं लगता कि हिजबुल्लाह के रॉकेट छोड़ने से हो रहे थे, जो बीच बीच में वो छोड़ता था इसराइल के लोगों के, माफ कीजिए, गाजा पट्टी के लोगों की हमदर्दी में? क्या वो मन से रॉकेट छोड़ रहा था या उसको कोई उकसा रहा था? ये सब चीजें आपकी क्या कहती हैं, आपका अनुभव से आप बताइए सर। देखिए सर, ऐसा होता है, मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये हकीकत नहीं है, ये सब प्लांटेड ही हैं। चाहे उसमें
किसी भी देश जी। का नेता हो, कि कितना भी बड़ा महामानव हो, वो किसी ना किसी की कठपुतली है। और एक ऐसी सरकार भी है जो अदृश्य सरकार है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो दुनिया को चलाती है। ग्लोबल विलेज बनाया गया, या पूरी दुनिया के अंदर स्विफ्ट लगाया, बैंकिंग लगाई, और एक सिस्टम, आर्थिक सिस्टम लगाया, पेट्रो डॉलर बनाया। तो किसी की तो ताकत थी, चाहे उसको आप अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पीछे भी कोई दूसरा अमेरिका होगा या दूसरी महाशक्ति होगी। हिजबुल्ला या नसरुल्ला जो भी थे, ये डिपेंडेंट थे ईरान के ऊपर, या उनकी प्रॉक्सीज थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनको भी एक लिमिट में बांधा हुआ था कि इस लिमिट से आगे आप नहीं करेंगे। जब पहली बार ईरान ने हमला किया, तो उसने 72 घंटे पहले खूब नाटक करके पूरे उसमें शोर मचाया कि साहब मैं हमला करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, और ये मैंने ड्रोन छोड़ दिए। और वो वाले ड्रोन छोड़े जो पतंग की और क्या कहते हैं, गोरैया की गति से धीरे 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 करके 36 घंटे, 72 घंटे में कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। तो ये नाटक होते हैं, ये पब्लिक परसेप्शन है। ईरान चूंकि हमें बहुत लंबे समय तक अमेरिका की कॉलोनी रहा है, रजा शाह पहलवी और तीनों शाह के जमाने से, तो ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर अमेरिका के हमदर्द नहीं रहते हों, और ईरान के अंदर खुद यहूदी एक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उसके अलावा आज ईरान और अमेरिका को एक दूसरे का दुश्मन जरूर बताया जाता है, लेकिन जब हम ईरान में थे तो हमें पता लगा कि वहां सबसे ज्यादा पैसा ट्रंप के दामाद का लगा हुआ है, जबकि ट्रंप उस समय में राष्ट्रपति थे, और सबसे ज्यादा वो ईरान का विरोध करते थे। लेकिन जब भारत को तेल देने की बात आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंखें दिखा दी, तो वो हमारे मामले में कुछ नहीं बोले, जबकि पाकिस्तान को आज तक गैस लाइन पूरी नहीं करने दे रहे। तो सर ये चीजें होती हैं। और अगर हिजबुल्ला के पास जैसे 1 लाख लड़ाके हैं, और 1.25 लाख लोग कहते हैं उनके पास 1.25 लाख 2 लाख मिसाइल्स हैं, तो वो मिसाइलें या हाइपरसोनिक मिसाइलें कहाँ गई? वो उन्होंने, अगर वो एकदम हमला कर देते उनको 7 फ्रंट से, 6 फ्रंट से, जैसे इसराइल ने कहा था कि मैं 6 फ्रंट से हम मेरे ऊपर जो है हमला हो सकता है। जब हिजबुल्ला अटैक करता था तो हुती चुप बैठ जाते थे, जब हुती अटैक करते थे तो सीरिया के लड़ाके चुप बैठ जाते थे, यमनी चुप बैठ जाते थे, हमास वाले चुप बैठ जाते थे, एक एक करके दाएं बाएं करते रहते थे। अगर ये इकट्ठे होके कर देते तो शायद आज कहीं से कहीं पहुंच जाते। और अगर ईरान अपने हरमुज की खाड़ी का आवागमन बंद कर दे, जो उसके लिए बहुत आसान काम है, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, घुटने पे आ जाएंगे। और उसके अलावा रईसी वहां पर शहीद हुए, लोग कहते हैं कि वो हेली क्रैश में मारे गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हेलीकॉप्टर इतना कमजोर होता है, या उसके पायलट इतने कमजोर होंगे कि वो एक्सीडेंट में या क्रैशिंग में चले गए होंगे। और उसके बाद ईरान सरकार ने क्लीन चिट दे दी, बताया भी नहीं उनको। आज तक वो रिपोर्ट नहीं दे पाए कि वो कैसे मरे, उनके ब्लैक बॉक्स में क्या आया, क्या नहीं आया। ऐसा ही सुलेमानी के बारे में बताया जाता है कि सुलेमानी की शहादत के या हत्या के पीछे कहीं ना कहीं ईरान के भी कुछ लोगों का और या कुछ बड़ी ताकतों का हाथ रहा था। हालांकि सुलेमानी की बेटी हसन नसरुल्ला की बहू है, समधी हैं दोनों एक दूसरे में आपस में। तो इन सब के बावजूद अगर ये तीनों ही इकट्ठे हो, चारों इकट्ठे होके, सीरिया, लेबनान, हमास और हुसी, यमन, अगर ये चारों ही इकट्ठे कर दें और इकट्ठा हमला कर दें तो ईरान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इसमें हम इराक के विद्रोहियों को नहीं ले रहे हैं, ईरान की सेना को नहीं ले रहे हैं, इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसराइल सीरिया के ऊपर हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि सीरिया में रूस बैठा हुआ है, रूस की फोर्सेज बैठी हुई हैं, उनका वैगन आर ग्रुप बैठा हुआ है, तो उस तरफ तो वो आंख उठा के भी नहीं देख रहा। तो कहीं ना कहीं शक तो किया जा सकता है कि हसन नसरुल्ला की शहादत के पीछे उसके अपने ही लोगों का हाथ रहा होगा। और अगर नहीं रहा तो मस्जिदों के ऊपर लाल परचम फहराने का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और जो आज आज जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, पसरजई, मैं उनका नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, वो वेस्ट से, वो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं,
और इस हमले से पहले वो अमेरिका में थे। अगर ईरान और अमेरिका के आपस में इतने बुरे ताल्लुकात हैं, तो वो अमेरिका क्या करने गए थे? इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई तो रीजन रहा होगा। अब मैं ये तो नहीं कहता हाँ, कि जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं बनता है वो जल्दी जल्दी अमेरिका की यात्राएं करने लगता है, और वो पूरा एक सीक्वेंस बनता है और धीरे धीरे जाके वो आखिर में बन जाता है। हाँ, और कम से कम ईरान जैसे देश का आदमी जिसकी अमेरिका के साथ एकदम 36 का आंकड़ा हो, जी, वो जी। वहां क्या करने जाता है? हाँ, और उसके फौरन बाद ही हमला हो जाता है। और इस हमले को भी आप देखें कि एक-एक करके किश्तों में कर रहे हैं। अगर उन्होंने तेल अवीव के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ी या दिखा दी, तो उसके साथ वारंट भी लगा देते। काम वो भी तो निपटा सकते थे, लेकिन नहीं किया। अगर वो आतंकवादी हैं, तो आतंक करके दिखाएँ। और अगर वो अपने राष्ट्र की खिदमत कर रहे हैं, उसकी दिफा कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो सुरक्षा करके दिखाएं। हमारे ऊपर भी जब राजीव गांधी जी थे, तो चुम्बा घाटी के अंदर चीन ने हमला किया था, लेकिन एक ही झटके में उनके 300 सैनिक निपटा दिए, किस्सा खत्म हो गया। ऐसे ही वेस्टर्न पावर्स ने जब तमिल टाइगर को मजबूत किया और उसको पैसा देके, और बाद में ये एक प्लान बनने लगा कि जाफना और भारत के तमिलनाडु को मिला के एक अलग से भारत के टुकड़े किए जाएं, तो हमने वहां पीस कीपिंग फोर्स उतार दी। तब तो मैं बिल्कुल शुरुआती टाइम था मेरा, और उस टाइम में मैं श्रीलंका एक बार गया था। तो सर, जो होता है डिप्लोमेसी में और डीप स्टेट में, वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा होता है वो होता नहीं है। मेरा तो अब भी ये मानना है कि अगर ईमानदारी से मुस्लिम ही इकट्ठे हो जाएं, ओआईसी इकट्ठी हो जाए, तो इसराइल, तो क्या अमेरिका की भी कोई हिम्मत नहीं है। आज तुर्किया के तैयब अर्दगान भी डबल मीनिंग की बातें करते हैं, कभी इधर की कभी उधर की, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर वो साथ नहीं देंगे गजा के निर्दोष नागरिकों की हत्याओं पर, तो उनकी अपनी पब्लिक उनको उखाड़ फेंकेगी। तो ये सब दरबारी अच्छा, षड्यंत्र हैं। ये पूरी दुनिया में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक चेहरा वो जिसमें वो अपनी जनता को एड्रेस कर रहे होते हैं, पब्लिक जेस्चरिंग कर रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि हम किस तरह से इस पूरे मामले में कितनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, जब वो कुछ करते हैं, जो कहते हैं वो अलग होता है, और जो करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो पूरा एक ग्लोबल ऑर्डर जो है दुनिया का, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो उनके उनके फायदे के लिए हो रहा होता है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि ईरान बहुत सारे ऐसे कदम उठा सकता है, जैसे वो एक कॉरिडोर बंद कर सकता है जिसके कारण हिल जाएगा वेस्ट। इसको थोड़ा डिटेल से बताएं, आपकी क्या है और उससे क्या क्या किस किस पे असर पड़ेगा? सर, पूरी दुनिया का जितना भी ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते, क्योंकि समुद्र के रास्ते ही सबसे सस्ता पड़ता है, चाहे वो ऑयल जाता हो या बाकी सामान जाते हो, चाइना का प्रोडक्ट जाता हो, उसका 25% हमारे दक्षिण की तरफ से जाता है, श्रीलंका और भारत के दक्षिण से। और उसके बाद हरमुज का खाड़ी है, चाबार और ग्वादर के बीच वाली एक छोटा सा कॉरिडोर है समुद्र का, वो टोटल ईरान के कब्जे में है। और आज बिजनेस सेंटर वर्ल्ड का जो बना हुआ है वो यूएई है। यूएई ईरान का पड़ोसी है, और इसराइल के साथ उसके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, और अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर ईरान वहां अपने दो जहाज खड़े कर दे, जैसे रेड सी के अंदर यमन ने और रूसियों ने ये हुतीज आना ने किया जाना, है। हाँ, आना जाना बंद कर दिया है, ऐसे पासदारान भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। आक्रामक ऑफेंसिव ईरान ने आज तक कुछ नहीं किया है सिवाय बातचीत के। और यही बातचीत या मजम्मत, अगर सर मैकडोनाल्ड और पिज्जा हट बंद करने से या टिकटॉक बंद करने से, हमारी एप्लीकेशंस बंद कराने से किसी देश पे कोई असर पड़ रहा होता, तो आज सबसे ज्यादा चीन हमारे घुटनों में होता। हमने उसका टिकटॉक बंद कर दिया, हमने उसकी वी चैट बंद कर दी, लेकिन उससे आयात हमने बढ़ा दिया, उससे हमने कर्जा लेना बढ़ा दिया, और धीरे धीरे चीन ने चारों तरफ हमारे एक इतनी। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट देख रहा था कि इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, लेकिन किन चीजों पे लगाई है इन्होंने? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है भारत ने सोलर सेल के आने पे।
ताकि जो कोयले की खपत है बिजली बनाने में वो बनी रहे, हाँ, वो बनी रहे। ताकि जनरेटर चलने के लिए लोग सोलर का इस्तेमाल ना करें, डीजल जलता रहे। और आप बात करते हो एनवायरनमेंट, नेट जीरो, पता नहीं क्या क्या, और जो डंपिंग लगाई है वो ऐसी चीजों पे लगाई है इनकी जरूरत है, और किस पे नहीं लगाई है? उन इलेक्ट्रॉनिक्स पे जिन पे 80% 90% का मुनाफा चीन कमा रहा है। जो सरप्लस वैल्यू है वो 10 रुपए की लागत पे 100 रुपए के माल में 10 रुपए की लागत वाली है, और उन्हीं चीजों को असेंबल करके हम मेक इन इंडिया के नाम पे यहाँ मोबाइल फोन में पीछे का छिलका लगाया, आगे की स्क्रीन लगाई, और उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरा जयराम राजन ने पूरा इसका कैलकुलेशन दिया था, तो पूरा वो स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पता चलता है कि भारत चीन के साथ में, जो चीन का इंपोर्ट बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है। याद होगा आपको, मनमोहन सिंह ने चीनी खिलौनों के इंपोर्ट पे रोक लगा दी थी। सोलर तो सब नहीं लगाते हैं, लेकिन खिलौना तो बच्चा बच्चा खेलता है। आज वहां से खिलौने तो छोड़िए, घर के इस्तेमाल के छोटे मोटे नेल कटर वेल कटर, 50 प्लास्टिक के काम, चिकन के किचन के सामान ऐसे बेचने वाली दसियों कंपनियां खुल गई हैं। एक राजकोट में खुली है डिओडेब, ये और वो 30-30 40-40 50-50 रुपए में चीन का सामान मंगा के बेच रहे हैं। और ये डंपिंग इस तरह से हो रही है कि मेरे घर में भी अगर मुझे 2 चीज की जरूरत है, मैं 10 मंगा रहा हूँ, वो 8 डंप हो गई हैं, सर और हमारा इस पे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सर जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे कारीगर हैं, सब कुछ है। तो हमारे गांव का बढ़ई हमारे लिए बच्चे के लिए रेड़ा बनाता था, वो 3 पहिए वाला। जब बच्चा घुटने से चलना सीखता है, उसको रोटी मिलती थी। जी जी हमारे गांव का लोहार जी दराती बनाता था, कील बनाता था। आज कील और पेंच भी चाइना से आ रहे हैं। और वो सब छोड़िए सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी शिवकाशी में पटाखों की। चाइना के पटाखे आ रहे जी हैं, और चाइना का आप कोई भी पटाखा मार्केट से लेके उसका टेस्ट कराएं, तो उसमें मोनोऑक्साइड कार्बन बहुत हानिकारक और बड़े खतरनाक स्तर तक आता है। लेकिन हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही हमारी सरकार, और हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारी एमएसएमई की जो छोटी इंडस्ट्रीज थी और कुटीर उद्योग थे, वो इन्होंने खत्म कर दिए। 1974 में सॉरी 1974 में जब पोखरण इंदिरा जी ने पोखरण विस्फोट किया था, तो उनको मालूम था कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन उस पाबंदियों से पहले उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे कुटीर और मध्यम उद्योगों की एक जाल खड़ा कर दिया। पूरा आगरा जूते बनाता था, तिरपुर होजरी बनाता था, लुधियाना स्वेटर बनाता था, पूरा गुजरात, अहमदाबाद और भिवंडी कपड़े बनाता था। तो हम उसी गांधी दर्शन को आधुनिक लेके हम इस लायक हो गए थे कि हम अपने पैरों पर खड़े थे, और उन प्रतिबंधों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही बात करते हैं हमारी सेविंग्स की। हमारी घर की परिवार की महिलाएं 200 500 1000 500 को जोड़ के रखती थी। जब 2008 में वैश्विक मंदी आई, तो वही ब्लैक मनी या वही जो छुपे हुए पैसे थे, बचत थी हमारी छोटी छोटी। वो ब्लैक मनी कहना तो गलत है, क्योंकि अगर हम बीड़ी का बंडल भी 10 रुपए का खरीदते हैं, तो हम उस पर भी टैक्स देते हैं। तो वो सारा का सारा पैसा इतना निकल कर आया, निवेश इतना निकल कर आया कि हमारी छोटी इंडस्ट्री चलती रही। मुझे महंगा नहीं लेना था, तो मैंने अपने पड़ोस वाले से छोटा सामान ले लिया, सस्ता ले लिया, उसकी भी रोजी रोटी चल गई और हमारा भी काम चल गया। हमारे यहाँ अमृतसर में पंखे बनते जी। थे, दिल्ली में मोती नगर के पास बहुत पंखे बनते थे, सस्ते वाले। और आप समझे, एक मुजफ्फरनगर के पास कस्बा है खतौली, वहां एक ट्रैक्टर का पार्ट बनता था, पीटीओ पुली कहते थे उसको सर, वो चक्कर चलाने वाला बेरिंग बनते थे। वो सब चाइना से बने बनाए आने लगे। तो वो सारी इंडस्ट्री ट्रांजिस्टर बनते थे, रेडियो बनते थे, लाजपत राय मार्केट दिल्ली हाँ, में जो बहुत। आप बता रहे हैं, बसई में बनते थे पंखे, जी, जो दारापुर। राजा गार्डन के आप बता रहे हैं पास में। दारापुर। सब कुछ हम लोग पूरा आत्मनिर्भर थे, और वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो हमारे मोबाइल फोन वगैरह, जो कार्बन मोबाइल, लावा मोबाइल, स्पाइस मोबाइल, पता नहीं कितनी कंपनियां थी भारत की, हाँ, ये वो सब सारी कंपनियां भी, माइक्रोमैक्स, स्पाइस का एक सब मोबाइल खत्म आता हो गई। था, और अब पंजाब में बहुत बिकता था स्पाइस। तो वो सब हमने खुद ही तो खत्म और अब किया। सबको, इन्होंने सबको खत्म करके अब आप वहां से चीन से सामान मंगा रहे हैं। और जब अब ज्यादा मामला बढ़ता है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगाते हो आप? सोलर सेल के मंगाने पे, अच्छा, जिसकी आपको सचमुच जरूरत है।
सब एक मैं सब्सिडी हटाते हो, एलपीजी बढ़ाते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम जो है एक नीति के विस्तार देते ईरान से भारत पे आ गए लगता है। मैं इसमें एक छोटी-सी बात और जोड़ दूँ दर्शकों के लिए। जी, जो जी, जी, दर्शक या जी। जो हमारे बाकी मीडिया के कर्मी ये कहते हैं कि चीन और अमेरिका बहुत बड़े दुश्मन हैं, आमने-सामने हैं, ये है, वो है। तो मेरा मानना ये है कि पर्दे के पीछे चीन और अमेरिका भी कहीं न कहीं दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं और दोनों इकट्ठा होकर ये चाहते हैं कि भारत आगे आने वाली शक्ति ना बने और जिसके लिए या आप उसको साजिश कह लें या कुछ भी कह लें, हम वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के और उन सब के चक्कर में ऐसा आर्थिक जाल में फँस गए हैं, कि इसके लिए निकलने में बहुत टाइम होगा, क्योंकि जहाँ 54 लाख करोड़ कर्जा था, वहाँ कितना हो गया आज आप बेहतर जानते हैं मेरे से। तो हम 1,68,000 के आसपास था, पिछले दिनों बढ़ गया है काफी, और भी हो गया है। तो हम कर्जों में 1 लाख करोड़ तो हम हर महीने उसका इंटरेस्ट ही देते हैं। तो हम कर्जों के जाल में खुद फँस हम गए। लोग अपना अपना हमारे हिंदुस्तान का इसमें आंकड़ा ये है कि अगर आप निकालेंगे, सर्च करेंगे कि बजट में रुपया आए कहाँ से जाए कहाँ वाला, एक जो आंकड़ा हर साल बजट में छपता है, 1 रुपए का सिक्का छपा होता है, उसमें इसका 25% हिस्सा यहाँ पे। नहीं आया। तो विदेशी कर्ज चुकाने पे हम लोग देश भर में जितना सरकार की आमदनी होती है, कर्ज से हो कहीं से भी हो, 25% हम कर्ज चुकाने पे खर्च कर देते हैं। यानी रुपए में 4 आना हमारा कर्ज में जाता है, इतना कर्जा ले रहे हैं। और ये सरकार कर्ज जब लेती है तो इसको आप ये मत समझिए कि कर्जा लिया है, ये आप कर्जों के साथ शर्तें मुफ्त आती हैं दुनिया में जीने की, बिल्कुल, बिल्कुल और आप उन पे अमल करते हैं। आप गौर करिएगा, जो भी चीज आती है नई, वो एक देश में नहीं आ रही है, वो 10-10, 12-12 देशों में आ रही है। और वो इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो सारी जगहों पर उन चीजों को लागू करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। वो कौन लोग हैं, ये तो समझने की बात है। सर आप केवाईसी करें अगर आज बैंक में डिजिटल केवाईसी करें तो वो इमीडिएट पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इसका मतलब आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी और आपकी रियलिटी सब जगह चली जाती है। फिर इमीडिएट आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं या मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, आप लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया। उनको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आप इस लायक हैं नहीं है इसका। तो सर, ईरान पे वापस आते हैं सर, कि ईरान जो है, अब जो सिचुएशन है कुल मिला के जो हिजबुल्ला वाली है, जी इसमें आपको क्या लगता है फर्दर क्या होगा? हिजबुल्ला का खेल खत्म हो गया है या हिजबुल्ला अभी आगे फाइट बैक करेगा? क्या लग रहा है नहीं आपको? सर, फाइट बैक करेगा। खेल खत्म नहीं हुआ है और इस समय कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होने वाला है, वो अपने अंतिम मरहले पर है और उस आखिरी चरण में सिर्फ ये तय होना है कि कौन-सा हिस्सा किसका है और कितना हिस्सा किसका है, जिसके लिए मल्टीपोलर लड़ाई चल रही है। उसमें एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, एक तरफ चीन है और रूस है। बाकी हम तो किसी गिनती में अब रहे नहीं। तो वो हिस्से बाँटने के लिए जो आखिरी दमखम है, वो चल रहा है और उसके लिए सब प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुशी हो या हमास हो। हमास को खड़ा करने वाला भी तो इजराइल ही था। जो हमास ने नीचे सुरंगें बनाई हैं, वो तो इजराइल ने ही बनाई थी। और ये सब कहने की और एक धोखा देने वाली बात है कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं या टेम्पल बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब आंखों में धूल झोंकना है। जितनी भी युद्ध है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक, वो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के लिए होती है। जब तेल की आवश्यकता थी उन्होंने तेल कब्जाया। आज लिथियम की आवश्यकता अगर पड़ी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें क्या चल रहा है, हमारे कश्मीर के और उधर। अफगानिस्तान में भी लिथियम है, और अफगानिस्तान में जम के यूरेनियम ढोया है अमेरिका ने। जितने समय अमेरिका रहा है, इस पर मैंने बाकायदा वीडियो बनाया था बहुत सारी डिटेल्स के साथ में। तो ये बात सही है कि प्राकृतिक संसाधनों की ही लड़ाई है। तो अब जो आपको क्या ये लगता है कि अब वहां पर काली भेड़ें नहीं होंगी, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे हिजबुल्ला के अंदर जो फिर से उसको आगे ना बढ़ने दे रोके? नहीं सर, रोक नहीं पाएंगे। और अगर किसी को लगता है कि इसराइल के बूट्स वहां पर आ जाएंगे या वो जमीनी दखल वहां पर कर देगा, अपनी सेनाएं उतार देगा लेबनान में, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग गोरिल्ला वारफेयर में बहुत आगे रहेंगे। और अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, चाहे इसराइल आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए या ब्रिटेन आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि ये
खाड़ी में जैसे ही युद्ध फैलेगा तो एक बार फिर से नए नक्शे बनेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, नए देश बनेंगे। कभी उस्मानिया हुआ करता था, इस्लाम का बहुत बड़ा परचम था। उसके बाद उस्मानिया को तोड़ के पूरी अरेबियन कंट्रीज बना दी गई, सऊदी अरब बना दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान खुद यहूदी संस्कारों में और संस्कृति में पले बड़े हैं, और वो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो उतने ही इस्लामिक हैं जितने इस्लामिक उनके दादा फैसल थे। ये सब चीजें सर चलती रहती हैं और ये बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। तो और ईरान का अब ये लगता है, अब ये पक्का हो गया है कि इस युद्ध में भी ईरान नहीं उतरेगा, चाहे जो कुछ हो जाए, हिजबुल्लाह के साथ हो जाए, हमास के साथ हो जाए, हूतियों के साथ हो जाए, तो ईरान तो या सीरिया वालों के साथ हो जाए। सर ईरान तो पहले भी नहीं उतरा था। ईरान 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 की बात कर रहा हाँ, हूँ। ईरान तो पहले भी युद्ध में नहीं उतरा था इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। आप बताएं, अगर इसराइल के विरुद्ध ईरान ने कोई बहुत बड़ा हमला किया हो या बहुत कोई एक्टिव रोल अदा किया हो। जुबानी जमा खर्च और पब्लिक परसेप्शन एक अलग बात है, झंडे फहराना एक अलग बात है, लेकिन ईरान के पास आज इतनी कैपेसिटी है कि वो एक ही मिसाइल से, और ईरान को आज की डेट में तो चीन और रूस पूरे हथियार दे रहे हैं। वो एक हाइपरसोनिक डाल दे तो खत्म हो जाता है तेल अवीव, लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीछे से ईरान, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो चौराहा है दुनिया का। अफगानिस्तान की तरह, अगर अफगानिस्तान जिस तरीके से चौराहा है, वो सेंट्रल एशिया में भी जाता है, एशिया में भी जाता है, और वहीं से ईरान से होते वो यूरोप में भी जाता है। तो ईरान अपनी लोकेशन की वजह से खड़ा रहेगा, बना रहेगा, और वो दोनों तरफ से सभी के साथ समझौते करके चलेगा, पर्दे के पीछे सबको साथ लेकर चलेगा। और खासकर जो वर्तमान उसके राष्ट्रपति हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वेस्ट और अमेरिका के विरुद्ध जाने वाले होंगे, ये कभी जाएंगे। तो अगर किसी को लगता है तो कि कौन लोग होंगे जो अभी हिजबुल्लाह की इस लड़ाई में बाहर से साथ दे सकते हैं? चीन एक तो इराक के लड़ाके जिन्होंने एक मिसाइल छोड़ी है, चीन और रशिया, और इस टाइम अगर चीन और रशिया। हिजबुल्लाह के पास अगर कुछ आर्म्स एमुनेशन है तो ऐसे आरोप लगे हैं कि वो चीन ने दिए हैं। और चीन वहां पर अपना काबिज और अपना महत्व हमेशा बना के रखेगा, क्योंकि उसके बाद से फिर उसको आगे अफ्रीका में जाना है, और अफ्रीका के अंदर चीन का बहुत बड़ा निवेश लगा हुआ है। तो सीरिया और लेबनान अगर आज खड़े हैं तो वो चीन और रूस की सहायता से खड़े हैं, और इन्हीं की सहायता से आगे चलेंगे। ईरान को आप मान के चले कि आने वाले समय में ये भी एक तरीके से प्रॉक्सी ही हो गया रूस चीन की, तो जिंदा रह जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ भी कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, कोई बड़ी बात। प्रॉक्सी से याद है, एक बात कही जाती है कि इसराइल भी अमेरिका का प्रॉक्सी है, ये कहां तक सही है? हम इसको दूसरे तरीके से मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अमेरिका इसराइल का प्रॉक्सी है और इसराइल जी, ब्रिटेन का प्रॉक्सी है। वही सुनना चाह रहे हैं। तो जो दूरी है, जी। आप इसको कहें विश्व सरकार की दूरी, आतंकवाद की दूरी, प्रॉक्सीज की दूरी, तो जो एक्सिल ऑफ पावर है वो लंदन है, वो आज भी लंदन है। चाहे वो रोथशाइल्ड का सेंटर रहा हो, या सुसान का रहा हो, या किसी भी ताकतों का रहा हो, उनका आज भी सेंट्रल लंदन ही है। सेंट्रल लंदन में इंग्लैंड के और ग्रेट ब्रिटेन के कानून नहीं होते, उनके अपने कानून है। सेंट्रल लंदन की एक छोटे से मोहल्ले में कह लें आप, तो ये लोग वहीं पर हैं, सबसे पोश एरिया है वहां का। जैसे दिल्ली में आप मान लें कि ग्रेटर कैलाश में या डिफेंस कॉलोनी में या वसंत विहार में अगर दिल्ली के कानून लागू होना बंद हो जाए, तो कुछ इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ चाणक्यपुरी में भी दिल्ली के कानून लागू नहीं होते अंदर। तो धुरी लंदन है, और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये तब तक खत्म नहीं होगा दुनिया से, युद्ध और हथियारों की जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जब तक ब्रिटेन की अपनी शक्ति, ब्रिटेन के अपने घुटने नहीं टिकेंगे। और अंत जब भी होगा, तो अब अगर अगर हम इमीडिएटली इस पे देखें तो दो चीजें हैं। एक तो आने वाले समय में जो आखिरी, आपका गला भी खराब है, मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, कि जो आने वाले समय में अब ये क्या टर्न लेगा युद्ध, एक चीज। दूसरी चीज ये कि भारत की क्या भूमिका दिख रही है आपको आने वाले समय में? सर भारत की भूमिका कुछ नहीं है। भारत को इस समय
विश्व पटल के ऊपर कोई अहमियत नहीं दे रहा कोई भी देश, कहने के लिए हम कुछ भी कह लें। और ना हमारे बीच में, ना हमें कोई मध्यस्थ बना रहा है। हम हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम पहले दिन से 2 नाव पर 2014 से हमने 2 नाव पर सवारी की है, और 2 नाव के सवार की तो पजामा फटना ही फटना होता है, वो आप मान के चलें। हाँ, जी, ये युद्ध जो चल रहा है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यूक्रेन का फैसला नहीं होगा, और यूक्रेन का फैसला सर्दियों से पहले नहीं होने वाला। तो नवंबर-दिसंबर के बाद आप उम्मीद करें, जनवरी के बाद शायद कुछ शांति आ जाए, तब तक ये बम पटाखे ऐसे खेल-खिलौने चलते रहेंगे। ना इससे ज़्यादा कुछ होगा, ना इससे कम कुछ होगा। सिविलियंस मरते हैं, 50,000 गज़ा में मर गए, 20-30 हज़ार यहाँ मर जाएँगे, इससे ज़्यादा क्या है? उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लाख 50,000 आदमी मार देना या मर जाना, उन लोगों के लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा साहब, आपने आज खुल के जो इंसाइट है, जो आमतौर पे आप बहुत तराश तराश के और रोक रोक कर बातें कहते हैं, तभी उनको आज गला आपने खुल के बोला है। तभी गला अटक जाता और हाँ, और आज आपके गले ने भी आपको बहुत रोकने है। की कोशिश की, लेकिन आपने उसकी भी नहीं सुनी। ये हमेशा रहता था। तो ये उम्मीद करता हूँ कि दुनिया में जो अंदर की बात है, इस पूरी दुनिया के अंदर की बात जो है, वो आप समझ पाए होंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को पता चलना चाहिए कि दरअसल क्या है कि बाबा साहब जिस दुनिया से आते हैं, उस दुनिया के लोग अंदर की बहुत सारी बातें जानते हैं और बताते किसी को नहीं है, कहते किसी से नहीं है। बाबा साहब बोल देते हैं, ये इनका उपकार है दुनिया के ऊपर, और उसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।